अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 13 में सवाल नंबर 5 है, जो कि आपकी किताब पेज 132 पर है। यूनिट 13 जो हमने पोहम पढ़ी थी ट्राई अगेन के नाम से, उसके अंदर एक्सरसाइजेज में सवाल नंबर 5 थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस के हवाले से है। उसमें कुछ सेंटेंसेस मिसाल के तौर पर हमें दे दी गई है थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस में, और उसके नीचे एक्सरसाइज में कुछ ब्लैंक्स भी दिए गए हैं कि जहाँ पे हमने उन खाली जगहों को थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए जो ऑप्शन में अल्फाज दिए गए हैं उनको हमने ब्लैंक्स में फिल करना है, ताकि हमारे लिए आसानी हो कि किस तरीके से हमने उसको फिल करना है। तो उन उसूलों को और रूल्स को हम आज डिस्कस करेंगे कि थर्ड कंडीशनल में वो किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। इससे पहले कि हम रूल्स को डिस्कस करें, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस बजाते खुद क्या है। जैसा कि नाम से जाहिर है, कंडीशनल यानी ये मशरूत जुमले हैं। एक काम का दूसरे काम के साथ जुड़ा हुआ होना और एक काम का दूसरे काम के नतीजे के लिए शर्त होना, तो वो कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर, मेहनत जब आप नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो कामयाबी के लिए क्या शर्त है? मेहनत शर्त है। जैसा अगर कोई आपको आके ये बताए कि आपका फलां दोस्त जो है वो एग्जाम में रह गया, वो फेल हो गया, तो क्योंकि आप अपने दोस्त को जानते थे तो यकीनन आपके जहन में ये बात होगी कि अगर वो मेहनत करता तो पास होता। मतलब आपके कहने का मतलब ये होगा कि ना ही उसने मेहनत की और ना ही वो कामयाब हुआ, और रिजल्ट उसका जो है आपके सामने है। तो थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस को हम देखें कि कंडीशनल सेंटेंसेस मशरूत जुमले होते हैं। यहां पे थर्ड से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कंडीशनल सेंटेंसेस 5 किस्म के होते हैं। उनकी पहली किस्म है जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस, और दूसरी किस्म है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, फिर तीसरी किस्म है सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, और चौथी किस्म है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, और पांचवी किस्म है मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। जैसा कि मैंने आपको नाम गिनवा है, वैसे तो इसका नाम थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। नाम में ये थर्ड है, लेकिन तरतीब में ये उसकी चौथी किस्म है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस से पहले जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस भी है कि जिनको हम शुमार करेंगे। तो जीरो को अगर इन्हीं के साथ हम काउंट करें तो आज हम देखेंगे कि वो चौथी किस्म है, लेकिन नाम के हवाले से वो थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस है। ये उस तरह के सेंटेंसेस है कि माजी के हवाले से जब आप बात करते हैं, ये अनट्रू अनफैक्चुअल सेंटेंसेस है, यानी हकीकत के बरअक्स प्रेजेंट में रहते हुए अगर हम पास्ट के बारे में बात करेंगे तो क्या है कि वो थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस में हम बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले अर्ज किया कि आप ये कहते हैं कि अगर वो मेहनत करता, तो कब की बात है? माजी की बात है। वो कामयाब होता तो उस नाकाम हुआ, कब हुआ? वही माजी में भी नाकाम हुआ। तो इसी तरह हम वो कहते हैं कि पुलिस अगर कोशिश करती तो वो चोर को पकड़ लेती। इसका मतलब ये है कि सही मानों में कोशिश नहीं हुई, तो इस वजह से चोर पकड़ा नहीं गया। इसी तरह से अगर वो मेहनत करता तो फिर वो अमीर होता, अगर वो सही भागता तो रेस को जीत जाता। तो हम वो चीज यहां पे बयान करते हैं कि जो बिल्कुल हकीकत के बरहक्स है। हकीकत में ऐसा नहीं हुआ, तो लिहाजा हम फर्ज करके उस बात को बोलते हैं और उस हकीकत के उलट बोलते हैं कि काश अगर वो मेहनत करता तो कामयाब होता। तो हकीकत क्या है कि ना उसने मेहनत की और ना ही वो कामयाब हो गया। तो इस तरह के जुमलों को इंग्लिश में हम कैसे बयान करेंगे? सबसे हम पहले ये देखते हैं कि ये दो सेंटेंसेस पे मुश्तमिल होते हैं। सेंटेंस 1 कंडीशनल क्लॉज है और सेंटेंस 2 उसका रिजल्ट क्लॉज है। इसको हम कंडीशनल क्लॉज कहेंगे, यानी जो मशरूत जुमला है वो हम कहेंगे, जो कि इस रिजल्ट के लिए शर्त है, उसको हम बयान करेंगे कंडीशनल क्लॉज। और फिर उसके बाद हम उसके रिजल्ट क्लॉज को बयान करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर वो मेहनत करता तो वो पास हो जाता, यानी शर्त ये थी और नतीजा ये कि वो कामयाब हो जाता। मतलब ना ही उसने मेहनत की और ना ही वो कामयाब हो गया।
एक और जुमला बोलता हूं कि अगर वो मुझे दावत देता तो मैं भी उस पार्टी में चला जाता। तो हकीकत यह है कि ना ही उसने मुझे दावत दी और ना ही मैं उस पार्टी में चला गया। तो कंडीशनल क्लॉज और उसके बाद है उसका रिजल्ट क्लॉज। तो एक बात हम यहां पे ज़हन नशीन कर लेते हैं कि जो कंडीशनल क्लॉज है उसमें हमने कौन सा टेंस यूज करना है। कंडीशनल क्लॉज में हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट को। पास्ट परफेक्ट से क्या मतलब है कि हम यूज करते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को। आपने यकीनन टेंसेस जो है पढ़े हुए होंगे, तो उनमें हम क्या देखते हैं, पास्ट परफेक्ट के अंदर आता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले वही है कि सब्जेक्ट है, काम करने वाला है, उसके बाद उसी का ऑब्जेक्ट है कि जिस पे हम काम कर रहे हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी उस पास्ट के अंदर किसी फ्यूचर का जब आप तस्करा करते हैं तो उसको वुड हैव के साथ प्लस थर्ड फॉर्म लगा के हम इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा यहां पे हम क्या करेंगे, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो उसी को अगर हम देखें यहां पे हम फिर उसी तरह से कहेंगे सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पे पास्ट परफेक्ट का होना इंतहाई जरूरी है। अब हम जुमलों को देखते हैं। कंडीशनल क्लॉज में जब आप इफ क्लॉज को पहले रखते हैं उसके बाद कॉमा आना बहुत जरूरी है। पहले हम जुमले देखते हैं फिर उसकी वजूहात को हम बयान करते हैं। जब हम कंडीशनल सेंटेंस को शुरू में रखते हैं तो दोनों क्लॉजेस के दरमियान में कॉमा का आना जरूरी है, क्योंकि ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। रिजल्ट क्लॉज उसके बाद है। अगर हम इफ क्लॉज को बाद में रखेंगे तो फिर कॉमा दरमियान वाला खत्म होगा। वो किस तरह जुमलों में हम उसे देखते हैं। सबसे पहले कंडीशनल क्लॉज है इफ शी हैड इनवाइटेड मी, कॉमा, अगर वो मुझे दावत देती। इसका मतलब कि जब अगर हमने यूज किया है इसका मतलब उसने हमें दावत नहीं दी। I would have gone to the party, मैं पार्टी जरूर जाता। अब ये है कि ये सब्जेक्ट शी है, ये हैड है, ये थर्ड फॉर्म द वर्ब है और ऑब्जेक्ट यहां पे मी है। तो इफ क्या है, वो कंडीशनल क्लॉज के लिए जरूरी है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, इफ लगाएंगे। इफ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म द वर्ब देन ऑब्जेक्ट। इफ शी हैड इनवाइटेड मी, सब्जेक्ट है आई, वुड हैव गॉन, अब क्या है कि ऑब्जेक्ट पार्टी है यहां पे। इफ शी हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी, अगर वो मुझे दावत देती तो मैं पार्टी ज्वाइन करने जरूर जाता। मतलब ये हुआ कि ना ही उसने मुझे दावत दी और ना ही मैं वहां पे चला गया। एक और जुमला हम देखते हैं। इफ यू हैड प्लेड वेल, अगर तुम सही खेल चुके होते, कॉमा, you would have won the match, या कंपटीशन का लफ्ज भी हम यूज कर सकते हैं। If you had played well, you would have won the match. इसी तरीके से एक और जुमला मैं यहां पे लिखता हूं।
if Ahmed had driven carefully, he would not have met an accident. यानी अगर अहमद एहतियात से गाड़ी चलाई होती तो उसका एक्सीडेंट यानी उसका हादसा नहीं होता। मतलब ये कि उसने एहतियात से गाड़ी नहीं चलाई तो इस वजह से क्या है कि उसका एक्सीडेंट हो गया। अब हम देखते हैं जुमलों के अंदर मैंने फासला इस वजह से रखा कि जो क्लॉजेस है वो इंटरचेंजेबल है। हम रिजल्ट क्लॉज को शुरू में भी रख सकते हैं और कंडीशनल क्लॉज को उसके बाद भी रख सकते हैं, लेकिन एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए, क्योंकि रिजल्ट ही मेन क्लॉज है, रिजल्ट क्लॉज का दूसरा नाम मेन क्लॉज है। ये उसके अंदर जो है अहम बात है। तो अगर हम मेन क्लॉज को शुरू में रखेंगे और कंडीशनल को बाद में रखेंगे, जो दरमियान वाला कॉमा है वो खत्म हो जाएगा। इसी जुमले को मैं रिवर्ट फॉर्म में लिखता हूं तो आपको नजर आएगा कि माना वही है लेकिन पंक्चुएशन का फर्क उसके अंदर आ गया। आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी इफ शी हैड इनवाइटेड मी। उसको मैं यहां लिखता हूं, आई would have gone to the party if she had invited me। अब डियर स्टूडेंट्स, आपने गौर किया होगा कि यहां पे इफ का जो आई है वो स्मॉल आ गया, यहां पे इस वजह से कैपिटल आया कि जुमले का शुरू है। और दूसरी बात यह कि जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि अगर आप कंडीशनल क्लॉज को बाद में, मेन क्लॉज को शुरू में ले आएंगे तो क्या होगा कि यह कॉमा खत्म होगा, इस जुमले में कोई कॉमा नहीं आएगा। अब हम देखते हैं पहले वाली सूरत में कंडीशनल क्लॉज पहले है, इफ यू हैड प्लेड वेल कॉमा यू वुड हैव वन द मैच। इसको हम रिवर्ट करके बयान करेंगे, you would have won the match if you had played well। You would have won the match if you had played well। अगर आप सही मानों में मेहनत करते या अगर आप सही मानों में खेलते तो जरूर आप मैच जीत जाते। मकसद ये कि ना उसने सही मानों में खेला और ना ही वो उस मैच को जीत गया। अब हम चलते हैं तीसरे जुमले की जानिब। इफ अहमद हैड ड्रिवन केयरफुली ही वुड हैव मेट एन एक्सीडेंट। ही वुड नॉट हैव मेट एन एक्सीडेंट। एक बात यहां पे ज़हन नशीन कर लीजिए कि अहमद यहां पे प्रॉपर नाउन है, वो पहले आया है और उसके बाद उसी का प्रोनाउन आगे है। अगर हम इस जुमले को शुरू में रखते हैं तो बेहतर यही है कि अहमद को हम शुरू वाले में रखें और ई को उसकी जगह पे रहने दें। और दूसरी बात यह है कि अगर हम इसको इसी तरह से ले आते हैं तब भी जुमला जो है सही रहेगा, लेकिन एनाफोरिक और कैटाफोरिक रेफरेंसेस जो कि आपको किसी पिछले लेक्चर में बता दिया गया है उसके रेफरेंस का फर्क आएगा, लेकिन माना जुमले का बिल्कुल उसी तरह से रहेगा। तो मैं अहमद को यहीं पे छोड़ता हूं और ही को भी उसी जगह पे छोड़ता हूं, लेकिन क्या है कि बाकी जुमले के इससे मैं तब्दील कर लेता हूं। तो मैं यहां लिखता हूं कि अहमद वुड नॉट हैव मेट एन एक्सीडेंट, would not have met an accident, कॉमा नहीं आएगा, if he had driven carefully। Ahmed would not have
met an accident if he had driven carefully. तो यहां पे हमने देखा कि मेन क्लॉज को हम शुरू में ले आए और इफ क्लॉज को हम बाद में ले गए, बीच वाला कॉमा खत्म हो गया, जुमले का सेंस मीनिंग बिल्कुल उसी तरह से है। अब आप अगर इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसा, पहले तो ये कहा गया कि इसको आप यानी इससे को इस क्लॉज को आप वहां ले जाएं और उस क्लॉज को आप यहां पे ले आए, पूरे का पूरा जुमला चेंज हुआ और यहां पे अहमद को उसी तरह से रहने दे दिया क्योंकि अहमद प्रॉपर नाउन है और वो ही जो है वो अहमद का ही प्रोनाउन है, तो लिहाजा ही अगर हम वहीं पे छोड़ेंगे, अहमद को यहीं पे छोड़ेंगे, बाकी जुमले को चेंज करेंगे तो हमारे लिए आसानी है। अगर डियर स्टूडेंट्स आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर भी कोई बात नहीं, आप उसी तरीके से ही समेत पूरे क्लॉज को शुरू में लाएंगे और अहमद वाले को बाद में ले जाएंगे भी, मतलब उसका उसी तरीके से रहेगा। मतलब मैं यहां पे ही लिखता हूं और यहां पे ही की जगह पे अहमद लिखता हूं। अब उस तरीके से मैंने क्लॉजेस को चेंज कर लिया कि जिस तरीके से शुरू में मैंने किया था। He would not have met an accident if Ahmad had driven carefully। फिर भी बात वही हो गई, लेकिन एनाफोरिक यानी कैटाफोरिक रेफरेंसेस का जो है इसमें फर्क आ गया, जुमले में कोई माना नहीं। अगर पहले वाली सूरत जो मैंने आपको बताई है उसमें आपको कोई दिक्कत महसूस होती है तो आप बिल्कुल उसी तरीके से जो पहले वाले जुमले आपने कन्वर्ट कर लिए थे तो उसी तरीके से आप आखिरी जो जुमला है उसको भी आप हल कर सकते हैं। लेकिन एक बात ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि कॉमा जो है नहीं आएगा अगर रिजल्ट या मेन क्लॉज शुरू में आता है, और अगर कंडीशनल क्लॉज यानी इफ क्लॉज अगर शुरू में आता है तो क्या है कि उसके बाद हमने कॉमा लगा के फिर हमने मेन क्लॉज को बयान करना है। जैसा कि मैंने कहा कि रिजल्ट क्लॉज का दूसरा नाम मेन क्लॉज है, तो इसी तरह से कंडीशनल क्लॉज को हम इफ क्लॉज भी कह सकते हैं। ये वो जुमले होते हैं जो कि हम इमेजिनरी सोचते हैं इस वक्त और माजी के बारे में बात करते हैं, और ये अनट्रू और अनफैक्चुअल सेंटेंसेस होते हैं। ट्रू ये है कि उसने मुझे दावत नहीं दी, और ट्रू ये है कि मैं वहां नहीं गया। अब अनट्रू उसका उलट है, हम सोचते हैं कि अगर वो मुझे दावत देती तो मैं वहां पे जाता, तो मतलब ना उसने मुझे दावत दी और ना ही मैं वहां पे चला गया। तो ये इमेजिनरी सेंटेंसेस है, अनट्रू और अनफैक्चुअल सेंटेंसेस है। इसी कोई थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस के नाम से ग्रामर में हम जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे एक और बात आपको कहता चलूं कि अगर किसी जुमले को, कंडीशनल सेंटेंस को हमने इंटेरोगेटिव में बनाना हो तो आप जरूर इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि इंटेरोगेटिव का हिस्सा इफ क्लॉज में या फिर कंडीशनल क्लॉज में कभी भी नहीं होता। हम क्या करते हैं, उसको मेन क्लॉज वाले हिस्से को हम जो है इंटेरोगेटिव बनाते हैं, सवालिया बनाते हैं। मसलन इफ शी हैड इनवाइटेड, अब मी के साथ ये जुमला जरा सा गैर मुनासिब रहेगा और मैं यहां पे एक और किसी का नाम मैं लिखता हूं। इफ शी हैड इनवाइटेड अली, ही वुड हैव गॉन टू द पार्टी। अब यहां पे जब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो वुड को ही से पहले लाएंगे और बाकी तमाम जुमला उसी तरह से रहेगा, आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा। मिसाल, if she had invited Ali, would he have gone to the party? या फिर would Ali have gone to the party if she had invited him? तो क्वेश्चन बनाते हुए हमने ज़हन नशीन कर लेनी है इस बात को कि मेन क्लॉज या रिजल्ट क्लॉज के वुड को हम शुरू में लाते हैं। अलबत्ता जहां तक नेगेटिव सेंटेंसेस की बात है, आपका कंडीशनल क्लॉज या इफ क्लॉज भी नेगेटिव हो सकता है और आपका मेन क्लॉज भी नेगेटिव हो सकता है। मसलन, इफ शी हैड नॉट इनवाइटेड अली, ही वुड नॉट हैव गॉन टू द पार्टी। देखिए, अगर हकीकत पॉजिटिव है तो इमेजिनरी वो नेगेटिव होता है, और हकीकत अगर नेगेटिव है तो इमेजिनरी वो पॉजिटिव होता है। कैसे? अगर हम पहले वाले जुमले को देख लें, इफ शी हैड इनवाइटेड मी, हालांकि ये पॉजिटिव है, आई वुड हैव गॉन देयर, कहीं पे नॉट का तस्करा नहीं है, वो पॉजिटिव है लेकिन माना नेगेटिव दे रहा है कि इफ शी हैड इनवाइटेड मी, अगर वो मुझे दावत देती, इसका मतलब कि उसने मुझे दावत नहीं दी। आई वुड हैव गॉन देयर, मैं वहां पे जाता, इसका मतलब है कि मैं वहां नहीं गया। तो पॉजिटिव
सेंटेंस को बयान करके हमने नेगेटिव हकीकत को बयान कर दी। इसी तरह अगर बात नेगेटिव है यानी हकीकत नेगेटिव है तो हम इंटेरोगेटिव में, तो हम कंडीशनल्स में क्या करेंगे कि उसको पॉजिटिव बयान करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूं कि इफ शी हैड नॉट, हकीकत नेगेटिव है, इफ शी हैड नॉट इनवाइटेड, देखिए जुमला जो है वो नेगेटिव है। इफ शी हैड नॉट इनवाइटेड अली, अगर वो अली को दावत नहीं देती तो असल में हकीकत क्या है कि उसने अली को दावत दी। He would not have gone to the party, वो दावत को नहीं जाता, मतलब कि वो दावत जाके उसने अटेंड की है। तो क्या है कि जुमला नेगेटिव है लेकिन मीनिंग उसका क्या है, यानी फैक्ट क्या था, वो पॉजिटिव था। इफ शी हैड नॉट इनवाइटेड अली, अगर वो अली को दावत नहीं देती तो इसका मतलब कि वो पॉजिटिव है, उसने दावत दी है। अली वुड नॉट हैव गॉन टू द पार्टी, अली पार्टी को नहीं जाता तो इसका मतलब है कि वो पार्टी को जाके उसने अटेंड किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम फैक्ट पॉजिटिव बयान करेंगे तो कंडीशनल्स में क्या होगा कि सेंटेंस नेगेटिव होगा, और अगर फैक्ट नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, सेंटेंसेस को पॉजिटिव में बयान करेंगे। हम ऐसा क्यों करते हैं, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि ये अनट्रू और अनफैक्चुअल सेंटेंसेस है। फैक्ट कुछ और है, हम उसका उलट बयान करते हैं। फैक्ट पॉजिटिव है तो बयान हमारा नेगेटिव होगा, अगर फैक्ट नेगेटिव है तो हमारा बयान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और एक और बात यहां पे आपको मैं अर्ज करता चलूं, बसा औकात थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है कि हैड को शुरू में लाया जाता है और इफ जो है खत्म हो जाता है। तो क्या है कि स्ट्रक्चर तब्दील हो जाता है लेकिन सेंटेंसेस के मीनिंग बिल्कुल उसी तरह से रहते हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। लेकिन यह है कि वो फॉर्मल स्पीच से इनफॉर्मल की तरफ बात चली जाती है। इनमें से दो जुमले मैं आपके लिए कन्वर्ट करता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया कि बाज औकात एड जो है वो जुमले के शुरू में आता है और इफ ओमिट हो जाता है लेकिन माने में कोई फर्क नहीं आता। इफ शी हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी, ये ओरिजिनल सेंटेंस है तो जुमले को हम हैड से शुरू करते हैं। हैड शी invited me, I would have gone to the party. अब यहाँ पे आम टेंसेस में आप देखते हैं अगर हेल्पिंग वर्ब शुरू में आता है तो आखिर में सवालिया निशान आता है। शुरू में आने का मतलब यह है कि वो जुमला इंटेरोगेटिव बन जाता है, लेकिन यहाँ पे वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये इनफॉर्मल वे है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस को एक्सप्रेस करने का। दोनों का एक ही मतलब है, ये फॉर्मल और ये इनफॉर्मल ग्रामर के रूह से होता है, लेकिन मानने में, तर्जुमा में और ट्रांसलेशन में कोई फर्क नहीं होता। इफ शी हैड इनवाइटेड मी, हैड शी इनवाइटेड मी आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी। इसी तरीके से अगर हम इस हैड को यहां पे लाएंगे तो भी जुमला उसी तरीके से रहेगा लेकिन इनफॉर्मल वे में एक्सप्रेस होगा और इसमें कंडीशनल का जो वर्ड है इफ है वो खत्म हो जाता है। इसी तरीके से इस हैड को हम शुरू में लाते हैं। हैड, इफ को हमने ओमिट किया, had you played well, comma, you would have won the match. If you had played well, you would have won the match. ये if के साथ था। Had you played well, you would have won the match. कोई सवालिया निशान नहीं और ये सवालिया जुमला है ही नहीं, ये बिल्कुल पॉजिटिव है, लेकिन क्या है कि इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है। इसी जुमले को, थर्ड जुमले को भी हम इसी तरह से देख सकते हैं। हैड अहमद ड्रिवन केयरफुली ही वुड नॉट हैव मेट एन एक्सीडेंट। एक बात यहाँ जरूर नोट कर लीजिएगा, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि इफ क्लॉज को हम बाद में भी रख सकते हैं और मेन क्लॉज को हम शुरू में भी रख सकते हैं। तो ये उस सूरत में हम करेंगे कि जहां पे जुमले में हमने इफ का तस्करा किया है।
और अगर हम हेड का तस्करा करेंगे तो ये ज़रा सा अनकॉमन हो जाएगा, लेकिन फिर भी बाज़ औकात उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो हेड वाला जुमला अगर आप इनफॉर्मल बयान करेंगे तो ये शुरू में होगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं बुक की जानिब कि जहाँ पे वो एक्सरसाइज हमें दे दी गई है और वहीं पे हम हल करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस के उसूल को सामने रखते हुए कि अगर इफ क्लॉज है तो उसमें हम थर्ड फॉर्म से पहले हेड लगाएंगे, यानी पास्ट परफेक्ट बयान करेंगे, हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम बयान करते हैं। अब हम चलते हैं पेज नंबर 133 पे कि जहां पे फिल इन द ब्लैंक्स हमने फिल करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, मेरे हाथ में आपकी किताब क्लास 10th और पेज है 133, 133 पे एक्सरसाइज है, इसको हम देखते हैं। उम्मीद है कि आपके सामने भी किताब होगी और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमने इन ब्लैंक्स को फिल करना है। पहला जुमला है, इफ इट हैड स्नोड यस्टरडे, अगर कल बर्फबारी होती, वी ऑल वुड हैव डैश इंजॉय। डैश का मतलब ये कि उसके बाद एक ऑप्शन आपको दे दी गई है, उस ऑप्शन को करेक्ट करके आपने लिखना है। तो वर्ड हमारे पास है इंजॉय, तो वुड हैव का भी तस्करा है। अगर हम देखें वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, जबकि इंजॉय फर्स्ट फॉर्म है, तो इंजॉय को थर्ड फॉर्म में हमने ले जाना है। जुमला हमारा कुछ यूं होगा, वी ऑल वुड हैव इंजॉयड। इसी तरीके से दूसरा जुमला है, इफ दे हैड dash write letters, they dash improve their writing। देखिए जुमला if से शुरू हुआ है और उसके बाद had है। add के बाद हमने क्या करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करना है, लेकिन किताब के अंदर ऑप्शन में यहां पे फर्स्ट फॉर्म दिया गया है, यानी हमारे समझ को परखने के लिए कि हम इसको किस फॉर्म में रखते हैं, तो लिहाजा उसे हमें थर्ड फॉर्म में रखना चाहिए। उसके बाद अगर हम कॉमे के बाद जाकर देखते हैं, वुड हैव के बाद भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, लेकिन यहां पे दे के बाद ही उन्होंने वुड हैव नहीं लिखा है, ब्लैंक को से खाली छोड़ दिया गया है कि खाली हमने थर्ड फॉर्म को नहीं बल्कि हैड और वुड हैव का भी ख्याल रखना है ताकि जुमला गलत ना हो। तो ये सही जुमला इस तरह से होगा, इस रूल के सामने जो बोर्ड पे आपके सामने मौजूद है, इफ दे हैड रिटन लेटर्स, अगर वो खत लिख चुके होते, दे वुड हैव इंप्रूव्ड देयर राइटिंग, तो अपनी तहरीर को इंप्रूव कर चुके होते, बेहतर बना चुके होते हैं। इफ वी हैड, तीसरे जुमले की जानिब जा रहा हूं, इफ वी हैड कॉट, तो कैच की जगह यहां पे कॉट आएगा। इफ वी हैड कॉट अर्लियर, इफ वी हैड कॉट द ट्रेन अर्लियर, वी वुड हैव गॉट देयर ऑन टाइम बट वी वर लेट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आपके लिए अल्फाज इन ब्लैंक्स में फिल कर रहा था। अगर हम इसको सही मानों में दोबारा पढ़ेंगे और लफ्ज़ का ख्याल रखते हुए थर्ड फॉर्म हैड और वुड हैव का ख्याल रखेंगे तो जुमला बिल्कुल क्लियर हमें हो जाएगा। इफ वी हैड कॉट द ट्रेन अर्लियर वी वुड हैव गॉट देयर ऑन टाइम बट वी वर लेट, यानी ऐसा नहीं हो सका। चौथा जुमला है, इफ आई हैडंट ईटन सो मच, आई, फिर उसके बाद विल लिखा हुआ है, विल के जगह पे यकीनन वुड नॉट आ जाएगा। आई वुड नॉट हैव फेल्ट सिक, अगर मैं बहुत ज्यादा नहीं खाता तो मैं बीमार नहीं होता। ही वुड हैव के बाद बी है, बी का थर्ड फॉर्म बीन है। ही वुड हैव बीन ऑन टाइम फॉर इंटरव्यू इफ ही वुड हैव, इफ he had left the house at 8। डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पे जुमला नंबर 4 है, वो बिल्कुल इस फॉर्म में है कि क्लॉजेज की पोजीशन को चेंज कर दिया गया है। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि रिजल्ट को पहले अगर आप रखेंगे और इफ को बाद में आप रखेंगे तो कॉमा खत्म हो जाएगा। और उसकी एक मिसाल जुमला नंबर 5 है 133 पे। अब हम चलते हैं छठे जुमले की जानिब। दे वुड हैव हेल्प्ड मी इफ आई, ब्रैकेट में हैव टेल merelier, they would have helped me if I had told the merelier। सातवां जुमला है, he would have attended the lecture
इफ आई हैड इन्वाइटेड हिम, अगर मैं उसे दावत दे देता तो वो लेक्चर को अटेंड कर लेता। सायरा वुड नॉट, अब इसके बाद हैव पर गेन है, वुड नॉट हैव गेन्ड टू मच वेट इफ शी हैड बीन ऑन डाइट। डियर स्टूडेंट्स, अभी आगे वाले जुमले को मैं डायरेक्ट फिल करके आपको बता रहा हूं क्योंकि रूल आपके सामने ऑलरेडी मौजूद है, तो समझने में आपको आसानी हो रही होगी। उसके बाद हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 9 पे। इफ यू हैड बीन माई टीचर आई वुड हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू, अगर आप मेरे उस्ताद होते तो मैं आपसे बहुत कुछ सीख चुका होता। यानी माजी में ना मरे आप उस्ताद रहे हैं और ना ही मैं आपसे सीख चुका हूं। आखिरी जुमला है, he would not have attended the class if he had been sick yesterday, अगर वो कल बीमार होता तो वो क्लास अटेंड नहीं कर लेता, यानी वो बीमार नहीं था तो इस वजह से उसने क्लास अटेंड कर ली। डियर स्टूडेंट्स, रूल यहां पे आपके सामने मौजूद है। अब मैं आखिरी बात आपसे करने चला हूं कि बाज़ों का थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस में वुड की जगह पे कुड भी आ सकता है और माइट भी आ सकता है। वो पॉसिबिलिटी के ज़्यादा या कम होने की सूरत में हम करते हैं। जहां कहीं पे हम वुड इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब ये है कि उसके रिजल्ट से हम 100% श्योर हैं। मतलब ये कि इफ शी हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी, अगर वो मुझे दावत देती तो मैं उस पार्टी पे चला जाता। मतलब फुल श्योरिटी के साथ कह रहा हूं कि 100% मैं वहां पे चला जाता क्योंकि लफ्ज मैंने वुड यूज किया है। और अगर कोई और सूरत-ए-हाल अगर किसी और सूरत-ए-हाल में इसी जुमले को मैं कहता हूं और उसमें पॉसिबिलिटी के कम होने को जाहिर करता हूं तो वुड के जगह पे मैं कुड भी लगा सकता हूं और माइट भी लगा सकता हूं। मसलन इफ शी हैड इनवाइटेड मी आई कुड हैव गॉन टू द पार्टी, तो अगर वो मुझे दावत देती तो इम्कान था, पॉसिबल था कि मैं जाके उस पार्टी को अटेंड कर लेता। वुड क्या है कि 100% श्योरिटी है और कुड जो है वो लेस जो है उसके लिए पॉसिबिलिटी है। और उसी तरीके से हम माइट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ शी हैड इनवाइटेड मी आई माइट हैव गॉन टू दी पार्टी, यानी मैं वहां पे जा सकता होता। लेकिन माइट का इस्तेमाल बहुत कम होता है और कुड का इस्तेमाल उससे जरा ज्यादा है। और अगर श्योरिटी 100% है तो हम उसमें वुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या आज के लेक्चर से आपको इस्तेफादा हुआ होगा। इन्हीं उसूल को आप अपने जहन में रखिएगा। ज़रूरी नहीं कि हम एग्ज़ाम के हवाले से किसी बात को सीखें, हमें इंग्लिश की ज़रूरत होती है, बोलने के भी, लिखने के भी। तो अगर हम ग्रामर पे उबूर हासिल करेंगे और ख़ुसूसन आज के टॉपिक से हवाले से आज के टॉपिक के हवाले से अगर बात करूं, थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस अगर हमें लिखने हो तो ये उसूल हमें जहन में रख लेने चाहिए कि हम इफ क्लॉज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और रिजल्ट क्लॉज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल यकीनन सही करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हम सीखेंगे तो क्या होगा कि आपके लिए आसानी होगी बयान करने में भी और लिखने में भी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।